मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊँगा, मैं तुझे छोड़ के कहाँ जाऊँगा। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम आप के बीच एक क्वेश्चन शेयर करने वाले हैं। sec x = 2 का प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन निकाल के बताएंगे। ठीक है, यह है क्लास 11th का ट्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित समीकरणों का मुख्य तथा व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो अभी हम sec x = 2 का मुख्य हल ज्ञात करेंगे और व्यापक हल ज्ञात करेंगे। तो दिखाते हैं आपको कि कितना होता है इसका मुख्य हल यानी कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और क्या होगा इसका जनरल सॉल्यूशन संपूर्ण हल यानी कि व्यापक हल। ठीक है, चलिए जनरल सॉल्यूशन देखेंगे और इसका मुख्य हल देखेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को। सॉल्यूशन में आइए। sec x = 2 है तो sec x को हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 1/cos x = 2। आप याद करिए 10th में पढ़े थे cos x गुना sec x = 1। इसीलिए sec x बराबर ये इंटू में है तो उधर डिवाइड में चला जाएगा, बटा में चला जाएगा, भागा में चला जाएगा। cos x गुना sec x का वैल्यू आपका 1 होता है तो sec x का वैल्यू 1/cos x होगा, क्योंकि जो गुना में रहता है वो बराबर के बाद बाटा के नीचे चला जाता है, भागा में चला जाता है। चलिए, अब 2 के बटा में कोई संख्या नहीं है तो 1 लिख लो, क्रॉस गुना करो तो 2cos x इक्वल टू 1 में 1 से गुना हुआ 1, और 2 गुना में है तो बराबर के बाद फिर भागा में जाएगा तो cos x = 1/2 आ गया। अब cos x कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है स्टूडेंट्स, ये आपको सोचना है। cos x का मान प्लस में 1/2 है। अब आपको सोचना है कि cos x कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है। तो चलिए आपको मैं थोड़ा सा याद दिलाऊं, ACTS ये ट्रिक तो आपको याद होगा। x अक्ष y अक्ष, ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, साइन और कॉसेक पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट में, और tan और cot पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में C का मतलब cos और sec पॉजिटिव। तो यहाँ cos पॉजिटिव की बात हो रही है तो एक तो ऑल पॉजिटिव तो उसके जोड़े जोड़े cos भी पॉजिटिव हो गया, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होगा। चलिए, तो इसका एक आंसर हमको फर्स्ट क्वाड्रेंट से देना है, और C मीन्स cos पॉजिटिव कहाँ, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो एक आंसर हमको फोर्थ क्वाड्रेंट से देना है। तो cos x का मान अगर प्लस में आ रहा है स्टूडेंट्स, cos x का मान अगर प्लस में आ रहा है तो x का वैल्यू आपको प्रथम पाद से देना है और चतुर्थ पाद से देना है। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट से एक आंसर देना है और फोर्थ क्वाड्रेंट से एक आंसर देना है। ठीक है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में तो cos निगेटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में भी cos निगेटिव होता है, जबकि यहाँ cos x का मान पॉजिटिव दिया हुआ 1/2। तो जब cos x का मान पॉजिटिव है तो इसके लिए हमें एक आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट से देना है और एक आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट से देना है। तो आइए स्वागत है। cos x बराबर, अब 1/2 जो है वह सोचिए तो कि cos कितना डिग्री के बराबर होता है। जरा सोचिए कि cos कितना डिग्री 1/2 के बराबर होता है। तो sin 30 डिग्री 1/2 होता है और cos 60 डिग्री 1/2 होता है। तो cos 60 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह 1/2 के बराबर होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये 60 डिग्री जो हुआ ये तो आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल हो गया, क्योंकि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच वाला जो भी एंगल बनता है वो होता है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के भीतर। अब एक आंसर हमको फोर्थ क्वाड्रेंट से देना है। तो अब हम देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में कैसे जाते हैं। cos x बराबर cos 60 डिग्री, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 270 डिग्री से ज़्यादा और 360 से कम। तो इसमें हम
360 डिग्री और -60 डिग्री लिखते हैं। घटाने पर 300 डिग्री पूरेगा और 300 डिग्री का एंगल आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में बनता है। तो इस तरह से एक आंसर आप 60 डिग्री दे रहे हैं जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट से हो रहा है, और 360 में से 60 घट जाएगा तो 300 डिग्री होगा, और 300 डिग्री का जो एंगल है वो आपका बनता है कहाँ पे बनता है? फोर्थ क्वाड्रेंट पे बनता है। चलिए, आपका आंसर किताब लिख रहा है कौन चीज़ में? रेडियन में। तो हमको डिग्री को हटा देना है, हटा दीजिए। तो cos x इज इक्वल टू cos 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? π/3, क्योंकि 180 में 3 से भाग देते हैं तो 60 बार में कट जाता है, कॉमा cos, और ये 360 डिग्री जो है इसको लिखा जाता है मैथ में 2π, क्योंकि पाई का मतलब 180 डिग्री होता है और 2π का मतलब 180 दूना 360 डिग्री हो जाएगा, माइनस इस 60 डिग्री है तो 60 डिग्री को हम π/3 लिखेंगे। अगला स्टेप है cos x बराबर cos π/3 cos, भिन्न के घटाव बनाएंगे तो 3 LCM होगा, 3 दूना का 6π और -1π। ठीक है भाई, चलो cos π/3 cos, 6π में 1π घट गया बउआ तब 5π/3। अब तुलना करो इसको तो जहाँ cos है तहाँ cos है, x है तहाँ π/3 है, तो x का वैल्यू हुआ π/3, कॉमा जहाँ cos है तहाँ cos है और जहाँ x है तहाँ कितना है? π/3 है, सॉरी 5π/3 है 5π/3 है। तो ई बउआ हो गया कथी? तो ई हो गया तोहर सके प्रिंसिपल सॉल्यूशन, मतलब हो गया मुख्य हल। ये हो गया आपका मुख्य हल। इनमें एगो है 60 डिग्री और यह 300 डिग्री। तो मुख्य हल का परिभाषा आपको हम दिए हैं कि x का वो मान जो 0 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में स्थित होता है, तो वो दोनों आंसर मुख्य हल कहलाता है। इसी को अंग्रेजी में प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोलते हैं। अब भाई मुख्य हल तो इसका हो गया, अब हमको व्यापक हल ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो ये दोनों में छोटा एंगल को लेकर चलेंगे, बड़ा को छोड़ देंगे। तो चलिए लिखते हैं cos x बराबर cos π/3। अब आपको मैंने फार्मूला बतलाया है cos x बराबर cos y के लिए। क्या फार्मूला बताया स्टूडेंट्स? cos x बराबर cos y के लिए फार्मूला बताया है। चूंकि cos x बराबर cos y, तो x बराबर आपका लिखता है 2nπ प्लस माइनस y, 2nπ प्लस माइनस y, जहाँ n बिलोंग्स टू z। ये फार्मूला आप लोगों को पढ़ाया गया है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला वी कैन राइट, हम लोग लिख सकते हैं x इज इक्वल टू, ये तो 2nπ रहेगा ही, और प्लस माइनस y के जगह π/3 है तो π/3 रहेगा, और n बिलोंग्स टू z। तो ये n के पदों में जो सॉल्यूशन आपको प्राप्त हुआ, n के पदों में जो सॉल्यूशन आपको प्राप्त हुआ, इसी का नाम है जनरल सॉल्यूशन, यानी कि व्यापक हल, यानी कि संपूर्ण हल। आपको याद रखना चाहिए कि एक त्रिकोणमितीय समीकरण के अनगिनत हल होते हैं। कैसे अनगिनत हल होते हैं? क्योंकि इसमें n का मान आप कोई भी पूर्णांक डाल सकते हो, और पूर्णांक अनगिनत है तो सॉल्यूशन भी अनगिनत हो गया, क्योंकि पूर्णांक आपका 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 5 6 7 8 जहाँ तक जाइए, 0 भी पूर्णांक है, -1 -2 -3 -4 -5, ये सारा पूर्णांक है, बहुत सा पूर्णांक है, अनगिनत पूर्णांक है। तो जब अनगिनत पूर्णांक है तो इसका सॉल्यूशन भी अनगिनत हुआ। इसीलिए रैखिक समीकरण के 1 हल होते हैं, द्विघात समीकरण के 2 हल होते हैं, लेकिन त्रिकोणमितीय समीकरण के इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं दोस्त, अनगिनत हल होते हैं। इसीलिए हम अनगिनत हल न ज्ञात करके क्या करते हैं? संपूर्ण हल ज्ञात करते हैं n के पदों में। अब इसमें जितना हल किसी को चाहिए उतना n का मान डाल डालकर निकाल सकता है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको समझ आ गया होगा। आगे प्रश्न बनाने का आप लोग प्रयास भी करिएगा। जो भी प्रश्न होगा उसको आप साइन कॉस और टैन के टर्म में लाकर बनाइएगा। जैसे ये क्वेश्चन सेक के टर्म में दिया हुआ था, तो पहले सेक को हम कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए,
कर लिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को हम सॉल्व किए कॉस में लाकर। अगर कोई क्वेश्चन कॉट में दिया हुआ है तो उसको 1/tan लिख कर tan में ले आइए, तब उसको बनाने का प्रयास कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन कॉसेक में दिया हुआ है तो कॉसेक को 1/sin लिख कर पहले साइन के टर्म में क्वेश्चन को ले आइए, तब क्वेश्चन को बनाइए। यानी कि जो भी क्वेश्चन आपको बनाना है वो साइन, कॉस और tan के टर्म में लाने के बाद ही बनाना है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर एक नया और प्यारा सा वीडियो लेकर आपके लिए हाजिर होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भैया।